जितने नागरिक महामारी या आतंकवादी हमला में अपना जान नहीं गंवाते, उससे अधिक नागरिक सड़क दुर्घटना में अपना जीवन खो देते हैं। यह कथन देश के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का है। इसलिए फॉर्मल टॉक्स आज इसी विषय को केंद्र में रखते हुए एक युवा एसआई श्री नंदन कुमार राय को आमंत्रित किया है। कैसे हैं सर? सब ठीक है। ट्रैफिक रूल क्या है? ट्रैफिक रूल्स जो है इसके लिए एक भी एक्ट बना है, उसमें जो नियम बनाया गया उसी को ट्रैफिक रूल कहा जाता है। इसमें बहुत सारा नियम कानून है, जैसे कि बेसिक रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है उसी के ऊपर आज बात करेंगे। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपके पास जो बेसिक चीज़ होना चाहिए, जो एकदम होना चाहिए, जैसे कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऊपर से जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसका नंबर प्लेट होना चाहिए। और जो अगर आप 4 चक्का से चला रहे हैं तो उसमें भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी में नंबर प्लेट होना चाहिए और सीट बेल्ट जरूर लगा होना चाहिए। और जो अपना जो नियम है, जैसे अपने साइड से चलना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, गलती जो होता है लिमिट में ही रहना चाहिए, ये सभी जो नियम है। सड़क दुर्घटना में कौन से तत्व जिम्मेदार हैं? बाइक चालक, ओवर स्पीडिंग या फिर टूटा फूटा सड़क? जैसे सड़क दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से जो जिम्मेवार है वह है ओवर स्पीड। कारण अभी जितना भी एक्सीडेंट देखा जा रहा है ओवर स्पीड के कारण ही देखा जाता है। ऊपर से जो है कुछ कमियां भी होती हैं, गाड़ी में भी कमी होता है, जिसके कारण इमरजेंसी में ब्रेक नहीं लग पाता है। और ज़्यादा करके जो अभी एक्सीडेंट हो रहा है, जितना भी लगभग केस हुआ है उसमें ज़्यादा में एक्सीडेंट का कारण जो है ओवर स्पीड है। इसके लिए अभी पुलिस क्या कार्य करेगी? इसके लिए तो पुलिस जो है हमेशा गश्ती में रहता है, यातायात प्रभारी को भी हर जगह नियुक्ति किया गया है और हमेशा सलाह दिया जाता है कि जो लिमिट स्पीड है उसमें ही गाड़ी चलाएं ताकि एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर हो सके। अच्छा, आप कभी अपने ड्यूटी से पहले जब आपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया था तो बाइक तो चलाए होंगे आपने? हाँ हाँ एकदम चलाएं। तो उस वक्त बिना हेलमेट के चलाते थे, हेलमेट के साथ चलाते थे आप? ना ना, उस टाइम उतना जानकारी नहीं होता है, किसी भी आदमी के कोई विभाग के बारे में जानने के बाद ही होता है कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। हर कोई एक अवस्था होता है, युवा अवस्था होता है, उसमें उसका कोशिश होता है कि बिना हेलमेट लगाए ही चले, क्योंकि उसको शौक होता है कि हमको सब कोई देखे। लेकिन जब आदमी समझदार होता है, जब हेलमेट का उपयोग पता चलता है, तब हर कोई उसके प्रति सजग हो जाता है कि नहीं, हमको कोई तब देखेगा जब हम जिंदा रहेंगे तब देखेगा। इसीलिए जब थे युवा अवस्था में उस टाइम हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही चीज़ के बारे में जाने कि हेलमेट हमारे लाइफ के लिए कितना जरूरी है तो हेलमेट लगा के ही चलते हैं। स्वाभाविक बात है, उस समय भी आपको भी पुलिस से डर लगती होगी। हाँ क्यों नहीं, डर लगता था। कभी पकड़ा है? नहीं नहीं, कभी नहीं पकड़ाया है, कभी नहीं पकड़ाया है। आपका अनुभव क्या कहता है सर कि देश की जनता ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहती है? क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि पुलिस जब विरोध करती है इस चीज़ का कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है, तो सामने से विरोध आता है। देश की जनता भी ट्रैफिक रूल का जो है उसका पालन करना चाहती है, लेकिन उनके दिमाग में एक सोच बन गया है कि घर से निकलेंगे तो हेलमेट क्यों लगाएंगे। उन सीधे एक ही क्वेश्चन करते हैं, घर से तो ही जा रहे हैं क्यों हेलमेट लगाए, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, घर पर हम क्यों रखें अपने पास। लेकिन जब घटनाएं घट रही है तब जिसके प्रति उनको जब पता चल रहा है कि अगर उस घटना में जो ड्राइवर थे या उसमें जो बाइक पे बैठे हुए थे तो हेलमेट लगा रखते थे तो उनका जीवन बच सकता था। इस तरह की घटनाएं हो रही है और देखा ही जा रहा है कि बार बार घटना घट रहा है। इसीलिए अब जनता भी धीरे धीरे उस चीज़ के प्रति सजग हो रही है। जैसे कि हम जब मार्च में झांझा में ज्वाइन किए तो उस टाइम के में आप देखेंगे उस टाइम बहुत कम ही लोग हेलमेट लगा के बाइक चलाते होंगे, लेकिन अभी आप रोड पे जाके देखिएगा बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जिनके पास हेलमेट नहीं रहेगा। लेकिन अभी एक समस्या अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर हमेशा पुलिस और जनता के बीच बहस हो जाता है। जो देखने के लिए मिल रहा है बाइक पे जो बैठे रहते हैं दो लोग तो सिर्फ आगे वाला ही हेलमेट लगाते हैं, पीछे वाला जो रहते हैं वो कहते हैं कि हम हेलमेट क्यों लगाएं, ड्राइवर लगा रखा है ना। ये चीज सोचना होगा झाझा की भी जनता को और बिहार की भी जनता को और देश की भी जनता को कि हेलमेट जो है ड्राइवर अपने जान के लिए लगा रखा है, आपका भी जान कीमती है। पुलिस तो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको बता रही है कि अगर इस चीज आप हेलमेट लगा के चलेंगे तो कल किसी तरह का एक्सीडेंट होता है इसमें आपको क्षति कम हो, आपका नुकसान कम हो। ऐसा कोई पुलिस का पर्पज नहीं है कि आपको जबरदस्ती हेलमेट लगा रहा है, वो आपकी जान की सिर्फ रक्षा के लिए लगा रहा है।
और जल्द ही देखने को मिलेगा कि आगे और पीछे जो लोग भी बैठे हैं बाइक पे हेलमेट लगा के ही चलेंगे, क्योंकि पटना हो गया या कहीं हो गया ऑनलाइन की जो चलान कट रहा है उसके डर से लगा रहे हैं। लेकिन जिस दिन पब्लिक जान जाएंगे कि हम आपको अपना रक्षा के लिए कर रहे हैं लगा रहे हैं, तो सभी लोग हेलमेट लगाना खुद ही शुरू कर देंगे। दस्ते के दौरान जब किसी व्यक्ति को देखते होंगे या चालक हेलमेट नहीं लगाया हो, तुरंत फाइन मारते हैं या पहले समझाया भी जाता है? ना ना, पहले समझाया जाता है। हम तो कोशिश हमेशा करते हैं कि फाइन समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप किसी को एक बार फाइन मार दीजिएगा तो फिर दोबारा वो कहेगा ठीक है 1000 दिए तो क्या हुआ, फिर बिना हेलमेट के घूमेंगे। लेकिन एक बार उस आदमी को समझ जाएगा कि हेलमेट लगाना हमारे लाइफ के लिए कितना जरूरी है, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हम मेरा कोशिश हमेशा होता है कम से कम फाइन, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नॉलेज दे दें कि आपके सेहत के लिए, आपके लाइफ के लिए हेलमेट कितना जरूरी है। अभी देखा जा रहा है कि झाझा में ई रिक्शा टोटो की संख्या बढ़ती जा रही है और ई रिक्शा के चालक ज़्यादातर नाबालिग हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो उसके लिए पुलिस क्या कार्य करेगी? जो झाझा हो या पूरे बिहार में ई रिक्शा की संख्या बढ़ रहा है और हर पूरे बिहार की पुलिस जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। जो नाबालिग बच्चा है उसके ऊपर हमेशा कोशिश किया जा रहा है कि उनको गाड़ी चलाने न दिया जाए जब तक वो बालिग ना हो जाए। और इसके ऊपर जो टोटो संघ के लोग हैं उन लोग को भी बार बार समझाया जा रहा है कि बच्चे लोग के चलाने हैं और उन लोग के ऊपर चलान भी किया जा रहा है। अधिकतर टोटो में तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। ना ना, पहले नहीं था। अब आप देखिएगा तो लगभग गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 10-12 टोटो के ऊपर एक ही बार बिना नंबर प्लेट के चलते ही चलान कटा है। उसका सभी लोग नंबर लगा ही लिए। कुछ लोग हैं उसके पीछे समस्या क्या है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पैसा कम होने के कारण कुछ पैसा देकर टोटो निकाल लेते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी होता है वो सीधे उनको नंबर प्लेट देता नहीं है, या पैसा दीजिए तो नंबर प्लेट देंगे। इस कारण बहुत सारे टोटो जो ड्राइवर हैं उनसे पूछे, जब आपके पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, पैसा दे के लिए, तो फिर नंबर प्लेट लेने में क्या समस्या है। तो उनके द्वारा इस तरह से बात बताया गया। उनको इस समस्या को समाधान के लिए खुद उनको बोले कि आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, आप कोशिश करके इसको नंबर प्लेट लगाइए, क्योंकि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलना नहीं है। ओवरलोडिंग, गाड़ी की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा ड्राइवर या उसका ठेकेदार उसमें ज़्यादा लोड कर देता है, जिसके कारण दुर्घटना आए दिन होती रहती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर ये दुर्घटना हो जाती है? ओवरलोड की जो समस्या है गाड़ी पर जो है, इसके लिए वीडियो साहब के द्वारा भी बार बार चलान काटा जा रहा है, हर जगह कैंप करके चलान काटा जा रहा है और यातायात प्रभारी के द्वारा भी चलान काटा जा रहा है और थाने के द्वारा भी इसके ऊपर सख्त निगरानी रखा जा रहा है। और हमेशा मतलब पब्लिक को इसके लिए हम खुद अपना पर्सनली उनको बताते हैं कि जैसे ही कि ऑटो पे जहाँ बैठने की संख्या 2 से 3 है, वहाँ पर 7-8 लोग बैठ जाते हैं। उनको हम समझाते हैं जब आप भाड़ा दे ही रहे हैं तो क्यों ना 5 मिनट रुक के पीछे वाला गाड़ी से आए, क्योंकि इसके लिए हमको और आपको समझना होगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो। टोटो जो ड्राइवर था वो भी चाहता है कि 3 के जगह 7 लेके चले जाएं। इसके लिए हम लोग को समझना है। ऊपर से पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और हम लोग का हमेशा प्रयास होता है इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिले। इंश्योरेंस से संबंधित कुछ जानकारी आप बताएं। यदि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस जो कंपनी है उस ग्राहक को भुगतान कैसे करती है, उसका नियम क्या है? इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उससे किडनी का मतलब क्षति हुआ या मृत्यु हो गया, तो उसके लिए अनुसंधान के दौरान एक मुआवजा प्रस्ताव भेजा जाता है। उसके बाद उनके गार्जियन को या उनको मुआवजा प्रस्ताव मिलता है। इसके लिए डीटीओ साहब के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आयु के द्वारा उसके लिए मुआवजा प्रस्ताव जो है भेजा जाता है। हम खुद ही कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हम खुद मुआवजा प्रस्ताव भेजे हैं और जल्द ही उम्मीद है कि उनका पैसा भी मिल जाएगा। और जो एक्सीडेंट होता है इसमें जो ग्रामीणों के द्वारा हल्ला किया जाता है कि हमको पैसा चाहिए, अभी चाहिए, तो इनको उस चीज़ के बारे में जानना होगा कि जो मुआवजा प्रस्ताव मिलता है कुछ दिन में टाइम लग जाता है, कभी 3 महीना 6 महीना, इसमें साल भी लग जाता है, लेकिन फिक्स है कि पैसा मिलता ही मिलता है। आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में प्रक्रिया बहुत जटिल है। देखा जाता है कि अधिकतर लोग दलाल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो इसे सरल कैसे किया जा सकता है? देखिए, आरटीओ के द्वारा जो चलान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जटिल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोग इसके प्रति एक बार खुद से ट्राई करते ही नहीं है। जो पहले से जो सभी लोग पहले बना रहे थे कि दलाल से मिलेगा तो चला ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, सब उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं।
हम खुद अब जो मेरा भाई है, छोटा भाई, कुछ दिन पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। इसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको टेस्ट होगा, आप टेस्ट में जाके टेस्ट दीजिए, कुछ मौखिक प्रश्न है वो भी ऑनलाइन पूछा जाएगा, बस हो जाएगा। जो लिमिट 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, लेकिन लोग उसके लिए ट्राई तो करें पहले। अगर किसी को लगता है कि मतलब कोई झाझा के पास है, सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है, हम अप्लाई किए हैं, तो एक बार आके हमसे मिले कि क्यों नहीं बन रहा है। पहले ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, जैसा हमको लग रहा है। दलाल जो बीच में आ रहे हैं सर, उनके लिए पुलिस क्या करेगी? दलाल को तो जहाँ भी सूचना अगर मिलता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बारे में अगर आपको सूचना है तो आप पुलिस निकट पुलिस है, पुलिस को आप सूचना दें, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। झाझा में कोई भी ऑटो स्टैंड नहीं है, सड़क के किनारे ऑटो को खड़ा कर दिया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा जो दुर्घटना हो जाता है, कभी भी सड़क के किनारे खड़ा है, कोई भी गाड़ी आके ठोक देती है। और झाझा में देखा जाता है कि स्टेट बैंक जो है उसके सामने इस कारण बस बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इसका समाधान क्या है? झाझा में जो जाम की समस्या है, इसके ऊपर हम लोग हमेशा कार्य कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि जाम नहीं लगे, और इसी के लिए झाझा में यातायात प्रभारी का भी नियुक्ति किया गया है। थाना भी काम कर रहे हैं, यातायात प्रभारी भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो यहाँ के जाम की समस्या है, यहाँ जो मार्केट है सीमित जगह पे है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि स्टेशन से लेके दुर्गा मंदिर तक पूरा मार्केट है, लेकिन दुर्गा मंदिर के बाद जब आगे जाएंगे तो बीच में पूरा खाली हो जाता है, फिर आगे यहाँ पर आके जो बस स्टैंड के पास यहाँ पर मार्केट हो जाता है। इस कारण लिमिट जगह में मार्केट है, इस कारण थोड़ा बहुत जाम की समस्या देखने को मिलता है। इसके ऊपर हमेशा काम किया ही जाता है। आपने पुलिस लाइन को ही क्यों चुना? कोई और भी रोजगार की तैयारी कर सकते थे, या किसी और भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते थे? देखिए मेरा बचपन से शौक था वर्दी पहनने का। जब मतलब छोटा थे, मतलब उम्र भी नहीं बता सकते, उस टाइम से बच्चा में जो वर्दी आता है, जो कपड़ा वाला, वो वर्दी हम पहनते थे। जैसे मेरे घर की बात किया जाए तो मेरे घर में जितना लोग हैं लगभग टीचर ही है। दादा की बात किया जाए, पिताजी की बात किया जाए, मेरे घर वाला को भी शौक था कि हम टीचिंग लाइन में ही जाए, लेकिन हम अपने घर के ही पहला वारिस हैं जो पुलिस लाइन में आए हैं। मेरा ये बचपन का शौक था, इसके लिए हम शुरुआत से ही प्रॉपर पूछा जाए तो मेरा शौक था आर्मी में जाने का। इसके लिए हम लगभग 3 से 4 साल कंटिन्यू दौड़े भी हैं। एक बार आर्मी का दौड़ भी निकाले थे, मेडिकल भी निकाले थे, लेकिन किसी कारणवश मेरा मेरिट नहीं बना था। और ऊपर से बात किया जाए तो मेरा बचपन से शौक है समाज सेवा करना, तो इसके लिए पुलिस से अच्छा कोई फील्ड हो नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस के पास वही लोग आता है जिसको किसी न किसी तरह से सताया जाता है। तो इसीलिए हम इसको विशेष रूप से पुलिस को ही चुने। तो आपने किस वर्ष अपना एसआई का पद क्लियर किया? पहले हम इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा उसका और पीछे चलते हैं। जैसे कि हम 2013 में मैट्रिक का एग्जाम पास किए, उसके बाद हमको शौक किया कि जल्द से जल्द नौकरी देना है, क्योंकि घर से प्रेशर ग्रामीण क्षेत्र में जानते ही होंगे कि सीधे मतलब बिहार में एक सोच बन गया है कि सरकारी जॉब करना है। घर वालों के द्वारा भी बोला गया कि जॉब करो, और हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में समस्या होता है क्या कि बड़े बड़े जॉब के बारे में नहीं जानकारी होता है, जैसे यूपीएससी क्या हुआ, बीपीएससी क्या हुआ, सीजीएल क्या हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में एक सोच बना हुआ है, ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, बस इतना ही है। तो हम भी जिस गांव से आए हैं उस गांव में मेरा भी सोच उतना ही था कि हमको आर्मी की नौकरी करना है या बिहार पुलिस की नौकरी करना है। तो हम जैसे ही 10th बोर्ड का एग्जाम दिए, उसका आर्मी की तैयारी में लग गए। इसके लिए हम चले गए पटना। पटना गए तो पटना जाने के बाद पता चला कि नहीं, आप बिहार पुलिस के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है जो वो, उसी चीज के लिए आप दरोगा और डीएसपी भी बन सकते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। तो इसीलिए जब वहां तैयारी करने लगे तब 2016 में हम पटना गए। 2016 में पटना जाने के पहले गांव में घटना घटा, जिसमें घर वाला के द्वारा बोला गया कि या तो तुमको पढ़ना है या तो तुमको घर में रहना है। तो हम बोले कि हम पढ़ेंगे तो घर से बाहर जाके पढ़ेंगे, और घर से बाहर जाके पढ़ेंगे तो घर तभी आएंगे जब हम जॉब लेके आएंगे। तो इसलिए मैं 2016 में घर से निकले और 2023 में जाकर घर गए। लगभग मतलब 6 साल के चल रहे हैं। 6 साल के दौरान मतलब हम कंटिन्यू पटना में ही रहे। और हम अपने बारे में ये बता सकते हैं कि 6 साल में जितना होली आया, दिवाली आया, जितना पर्व आया, पूरे लोग उस पर्व को मजा लिया, लेकिन हम उस दिन भी रूम बंद करके अपना पढ़ाई किए। और इस दौरान हम 2016 से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग एग्जाम जो है उसको निकाले हैं।
या प्री हो या मेंस हो, जिसमें एसएसजीडी हो गया, 2 बार बिहार पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ग्रुप डी हो गया और डीएसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो गया, 67वां बीपीएससी के प्री हो गया और 2 बार बिहार दरोगा निकाले, एक बार 2446 में निकाले जिसमें प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किए और उसी बीच इसका ज्वाइनिंग उस समय के लिए रुक गया था, उसी बीच 2213 का भी प्री हुआ, उसका भी प्री क्वालिफाई किया। तो आज के युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, उनका कहना है कि हमेशा मैसेज करते हैं, थाने पर भी बहुत लोग आते हैं कि सर हम तैयारी करें, हमको हमारे घर में बहुत सारा समस्या है। अरे समस्या तो हर किसी के पास है, जॉब कर रहे हैं उनकी भी समस्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमेशा आपको कोशिश करना है कि अपना एक गोल फिक्स कर लेना कि हमको क्या करना है, बस जो करना है वो करना है, बाकी दुनिया एक साइड, मेरा गोल एक साइड। आप अपने नौकरी को ज्वाइन करने से पहले की जिंदगी और नौकरी को ज्वाइन करने के बाद की जिंदगी में कितना अंतर देखते हैं? नौकरी ज्वाइन करने के पहले का जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी में बहुत अंतर है। पहले बस एक साधारण सा स्टूडेंट थे, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब से जॉब ज्वाइन किए एक जिम्मेवार नागरिक बन गए। मतलब हर एक छोटा सा चीज को होता है उसको हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि जॉब के पहले की बात किया जाए तो कहीं भी बाइक निकालते थे तो बाइक लिए चुपचाप चल गए, चाबी लिए, लेकिन अब जो बाइक लेने से पहले हेलमेट खोजते हैं कि हेलमेट है तो भी जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को जाने हैं, मतलब इस लाइन में आने के बाद पता है क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जैसे जैसे सभी लोग जानेंगे उस तरह उनमें चेंजिंग आएगा, जैसे हम जाने तो मेरे में चेंजिंग आए, उसी तरह सभी लोग में चेंजिंग आएगा। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो पुलिस से काफी डरते हैं, अपनी बात को पुलिस के सामने खुलकर रख नहीं पाते हैं? हम उनसे बस यही करना चाहते हैं कि आप एक बार पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपकी सेवा के लिए आई है। ये सोचने वाली बात है कोई यदि 500 किलोमीटर दूर 200 किलोमीटर दूर से आपके थाना क्षेत्र में आया हुआ है, किस लिए आया? वो आपकी सेवा के लिए। अगर आप उनको कोई बात बताएंगे नहीं तो पुलिस कैसे जानेगी? और डरना समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आदमी डरेगा तो फिर उसका समस्या का समाधान कैसे होगा? आप एक बार पुलिस के पास जाइए और आपके जो भी समस्या उनसे एक बार खुल के बोलिए। आप उम्मीद कीजिए कि आपके समस्या के 100% समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अभी युवा पीढ़ी में एक डर काफी ज्यादा है कि गांव में कोई भी लड़ाई होती है तो उसे डर रहता है कि फालतू में मेरा नाम केस में डाल दिया जाता है, कोई भी लड़ाई में दुश्मनी के कारण उसे डर रहता है कि मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, यदि पुलिस एफआईआर में नाम आ जाता है तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति का करेक्टर तभी बनेगा जब वह दोषी साबित होगा। अगर किसी को अगर ऐसा होता है कि अगर युवा वर्ग को फंसाने के लिए सिर्फ केस किया जाए तो जब भी किसी को जॉब होने के लिए रहेगा उसके एक सप्ताह पहले उससे झगड़ा कर लिया जाएगा, उसका नाम दे दिया जाएगा तो उसका करेक्टर नहीं बनेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस जो है हर चीज के एक अनुसंधान करता है, अनुसंधान के दौरान अगर सत्य पाया जाएगा तभी उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। अनुसंधान के दौरान भी नाम निकलता है, इंस्पेक्टर सर के द्वारा जो निर्दोष रहता है उसका नाम निकाला जाता है, एसपी सर के द्वारा। मतलब हमेशा कोशिश पुलिस के ही रहता है जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिले। आप अभी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम तो अभी एग्जाम के बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। मेरा फोकस है कि बीपीएससी क्रैक करें, क्योंकि इसके पहले हम एसएसबी में थे, उससे रिजाइन देकर बिहार दरोगा ज्वाइन किए। अब अगला टारगेट तो सिर्फ बीपीएससी है। तो उसका एग्जाम आप दे चुके हैं? बीपीएससी का हाँ, इस बार जो दिए थे इसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। इसके पहले वाला में जो हुआ 67वां बीपीएससी उसमें प्री हुआ था, लेकिन पुलिस का जॉब में थोड़ा बिजी ज़्यादा होते थे इसलिए टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जितना टाइम मिलता है उसमें मेरा कोशिश होता है कि अपने फोकस को बड़े ध्यान दिया जाए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक कानून आया था कि यदि कोई ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर किसी व्यक्ति को ठोकता है या एक्सीडेंट होता है तो वो भाग नहीं सकता। यदि भागा तो उसे 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल का जेल होगा। लेकिन यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए, यदि वो रुकता है तो वहाँ की आक्रोशित जनता जो है उसे पीटती है। इससे आप किस दृष्टि से लेते हैं? जैसे देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है उसको तत्काल चिकित्सा की जरूरत होता है, और जहाँ पर एक्सीडेंट होता है वहाँ पर बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और ड्राइवर को हमेशा डर रहता है कि अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे, हमको जेल हो जाएगा, और नहीं तो फिर जो पब्लिक है मार के जान मार देगा।
सरकार के नियम बहुत ही अच्छा है, बस इसको पॉजिटिव वे में सोचना होगा कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है आप कोशिश कीजिए कि उसको उठा के निकटतम अस्पताल है वहाँ पहुँचाइए, या फिर जो निकट का थाना है उसको सूचित कीजिए ताकि वहाँ के थाना पुलिस आके उसके ऊपर कार्रवाई करे। और इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक को सोचना होगा, क्योंकि हर जगह हम ही लोग हैं, पब्लिक ही हम लोग हैं। क्योंकि ड्राइवर क्यों भागता है, उसको डर होता है, पब्लिक मानते हैं। तो जिस दिन हम लोग जनता लोग जाग जाएंगे इस चीज के प्रति कि एक्सीडेंट एक अनहोनी दुर्घटना से हुआ, अब उसमें तत्काल उसको मारने से समस्या के समाधान नहीं है। इसलिए जिस दिन हम लोग भी ड्राइवर को कोऑपरेट करेंगे, एक्सीडेंट हुआ उसको पकड़ के रख लेंगे, थाना को सपुर्द करेंगे, जो व्यक्ति के एक्सीडेंट हुआ उसको चिकित्सा के पास ले जाएंगे ताकि उसका इलाज होगा और संभावना ज्यादा से ज्यादा उसको बचने को। जिस दिन ड्राइवर लोग भी इस चीज के प्रति जान रहे हैं, पब्लिक को मारता नहीं है, तो ड्राइवर उम्मीद कीजिए कि ड्राइवर लोग भी गाड़ी वहां पर रोक के गाड़ी को अपना वहां पर छोड़ के पहले उस व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा गलती ड्राइवर लोग का भी है और थोड़ा सा गलती जनता लोग का भी है। अगर सभी लोग पुलिस लोग सबको मिलकर कोऑपरेट उसमें करने लग जाए तो ना ड्राइवर भागे न जनता पीटे, क्योंकि जनता भी उस टाइम होता है उतावला हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे गांव के मेरे सहपाठी या मेरे भाई पीछे इस तरह से हो गया। इसलिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सभी लोग को कोऑपरेट करना होगा और उम्मीद कीजिए कि आने वाला समय में इस तरह की घटना नहीं देखने को मिलेगा। कारण कुछ दिन पहले जो कांवड़ रोड के पास एक घटना घटा था जिसमें एक बच्ची ने डेथ किया था, उसमें ड्राइवर के साथ मारपीट नहीं किया गया था, हम खुद उस पर गए थे, हम उसमें खुद थे, ड्राइवर को रखा गया था, उसका पुलिस को सपोर्ट किया गया, किसी तरह का कोई मारपीट किया नहीं किया गया। तो इसी तरह धीरे धीरे हर चीज में डायरेक्ट परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसमें धीरे धीरे ही आएगा। उसके लिए हम लोग सभी लोग के काम करना होगा, ना पुलिस अकेले कुछ कर सकती है, न जनता कुछ कर सकता है, और ड्राइवर कर सकता है। अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो इसके ऊपर उम्मीद रखिए कि आने वाला समय में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री का कहना है कि हमारे देश में जितने लोग महामारी से नहीं मरते, आतंकवादी हमला से नहीं मरते, उतने लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। हमारा पूरे विश्व में भारत का एक्सीडेंट के मामले में चौथा स्थान है। ये हमारे देश के लिए कितना शर्मनाक है। ये बात तो है कि एक्सीडेंट की मामला बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है, क्योंकि जो पहले के समय था कि उसको लोग उसके ऊपर कम था, सरकार को उस एक्सीडेंट के ऊपर ध्यान कम था, लेकिन जब इसके ऊपर जांच हुआ पता लगाएगा कि भारत में कुल कितने एक्सीडेंट हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट की संख्या मिला, आप देख ही रहे कि चौथा स्थान बता रहे हैं जैसे कि। तो इस पे नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए, जैसे कि फाइन बढ़ाया गया ताकि लोग कम बच्चा लोग के गाड़ी नहीं मिले। ऊपर से जो है कि एक्सीडेंट के जो मेन कारण है वो तो बोले ओवर स्पीड है, इसीलिए अब धीरे धीरे हर जगह ओवर स्पीड जो गाड़ी चल रहा है उसके नियंत्रण के लिए मीटर लगाया जा रहा है कि कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है, ऑटोमेटिक चलान करने की भी व्यवस्था किया जा रहा है ताकि किसी तरह उसको समस्या न हो। जैसे ही उसका गाड़ी जो लिमिट स्पीड है उससे अधिक जाएगा उसको ऑटोमेटिक उसका चलान करके चला जाएगा। तो आने वाला समय में उम्मीद कीजिए इसके ऊपर बहुत ही कम होगा एक्सीडेंट या दुर्घटना की जो संख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आपसे बात करके काफी खुशी हुई सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमको भी आपको और आपकी टीम से मिलकर खुशी हुआ, क्योंकि आपका टीम युवा है और आप लोग का सोच भी युवा है, और हम उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला टाइम में जल्द ही आपका चयन और आपका टीम का नाम पूरे देश में होने वाला है।